ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज की सेहत खराब हो चली है। 2 दशक बाद इसके सेहत की फिर जांच होगी और फिर जांच रिपोर्ट के आधार पर इलाज होगा ताकि उसे दीर्घायु बना जा सके। इसकी सेहत बिगड़ने का कसूरवार कौन है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले बताते हैं इसके निर्माण की कहानी और टाटा स्टील से इसका रिश्ता। आपको पता हो कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा ब्रिज के निर्माण में भारत की बड़ी स्टील निर्माता कंपनी टाटा स्टील का भी अहम योगदान था। 80 साल पहले 3 फरवरी 1943 की रात को हावड़ा ब्रिज आम लोगों के लिए खोला गया था। इस पुल से गुजरने वाला पहला वाहन एक ट्राम कार था। ट्राम कार आपके ज़हन में हो न हो, अगर आप कोलकाता जाएंगे तो आज की तारीख में भी आपको ट्राम कार पर चढ़ने का सौभाग्य मिल जाएगा। इसे धरोहर के तौर पर रखा गया है। यह लाभ का सौदा व्यवस्था के हिसाब से नहीं है, लेकिन व्यवस्था ने इसे जीवित रखा है। तो उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। यह गौरव की बात है कि पुल के निर्माण में लगा 90% इस्पात स्टील के उत्पाद। मतलब यह कि जो इस्पात उसमें लगा है, जो स्टील का उत्पाद है, वह टाटा स्टील, तब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टाटा स्टील का नाम हुआ करती थी, उसी ने मुहैया कराए। ब्रिज का डिजाइन और निर्माण भी भारत की कंपनी ने ही किया। ऐसे में कहना अतिशयोक्ति नहीं कि मेक इन इंडिया के युग का आगाज़ इस पुल का निर्माण था। आज की तारीख में मेक इन इंडिया की बात हो रही है, तो इसीलिए आपको ज़हन में लाना भी ज़रूरी है। तो इस ब्रिज के 75 साल पूरे होने पर, माने आज से 5 साल पहले, टाटा स्टील ने कॉफ़ी टेबल बुक भी निकाला था, जिसमें पुल निर्माण में कंपनी के योगदान से लेकर उसकी राह में आने वाली बाधाओं और एक महत्वाकांक्षी योजना के साकार होने की पूरी कहानी बताई गई थी। पुल के निर्माण में टाटा स्टील के 3 कर्मचारियों की अहम भूमिका रही थी। तो इस भूमिका भी चर्चा में ज़रूरी है और उनके नाम भी आपको जानना ज़रूरी है। तो आपको मैं इनका नाम बता दूं। इनका नाम था संग्राम, तापस और विशु। इन्होंने ही मुख्य रूप से इसमें भूमिका निभाई थी। यह पुल सांप्रदायिक सौहार्द का भी नमूना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो हम नारा देते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत में हम सब भाई भाई, तो इसके साथ नेपालियों ने भी इसके निर्माण में योगदान दिया था। क्योंकि भारत से हमारे नेपाल के जो संबंध हैं वो बहुत बेहतर हैं और बहुत ख़ास हैं। तो आपको यह तो पता ही होगा कि कोलकाता शहर हुगली नदी के दक्षिणी हिस्से में बसा है। हावड़ा स्टेशन हुगली नदी के उत्तरी छोर पर है। इस इलाके में कई जूट और फ्लावर की मिलें थी, अभी भी एक आध हैं, लेकिन समय के काल के कारण इनका समयाभाव और समयांतरण में इनका क्षरण हुआ और एक के बाद एक बंद हो गई। तो पुल बनने के बाद इस पर बहुत ट्रैफिक बोझ रहा। इस पर ट्राम गाड़ी चलने की भी व्यवस्था रही। इस पुल के बनने से पूर्व हुगली नदी पर एक फ्लोटिंग ब्रिज था। उसका डिज़ाइन सर ब्रैडफोर्ड ने तैयार किया था। ये अंग्रेजी ज़माने की बात है और ब्रैडफोर्ड उस समय के इंजीनियर हुआ करते थे। यह पुल 1874 में तैयार हुआ था। हावड़ा पुल से जुड़ी कई रोचक बातें हैं जो टाटा स्टील के कॉफ़ी टेबल बुक में भी दर्ज हैं। इसके निर्माण के लिए ज़रूरी था कि विशेष कानून बने। तब हावड़ा ब्रिज एक्ट 1936 बना था। आज की तारीख में भी जब भी कोई निर्माण कार्य होते हैं उसमें भू अधिग्रहण की बात होती है, तो उसमें इस बात की नितांत आवश्यकता होती है कि किस तरीके से ज़मीन का अधिग्रहण किया जाए, किनकी ज़मीन ली जाए, उसके बदले में उनको कितना मुआवजा दिया जाए। तो ये सब बातें हुई थी। तो जब 1936 में हावड़ा ब्रिज को लेकर के यह एक्ट बन गया
तो इस एक्ट के बनने के बाद ब्रिज के लिए ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो पाई। पुल के निर्माण में आप चर्चा करेंगे तो सर राजेंद्र नाथ मुखर्जी का अहम योगदान रहा था। वे 20वीं शताब्दी के जाने माने इंजीनियर और उद्योगपति थे। उनकी कंपनी मार्टिन एंड कंपनी थी। आप इस भ्रम में नहीं रहेगा कि कोई उषा मार्टिन कंपनी थी जिनके अखबार ने बाद के दिनों में कोई आंदोलन जैसा कोई नाम दिया और आंदोलन किया था। ये अलग बातें हैं और उसकी चर्चा कभी अलग से करेंगे। तो यह उन्होंने सर थॉमस एक्विन मार्टिन के साथ साझेदार में बनाई थी। इसी कंपनी ने विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और बेलूर मठ का भी निर्माण किया था। आज के तारीख में आप देखते होंगे कि विक्टोरिया मेमोरियल, जब भी आप कोलकाता जाते हैं तो उसको देखना नहीं भूलते हैं। उसकी जो निर्माण की पद्धति है, जो आर्किटेक्ट है, उसको आप देखेंगे तो आज के तारीख में भी आपको लगेगा कि उस दौर में ही नहीं, आज के तारीख में भी ऐसा निर्माण हो तो बहुत उम्दा है। बेलूर मठ के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ये जो हावड़ा ब्रिज है, इसकी समय के साथ सेहत बिगड़ने लगी है। इसके जिम्मेदार रहे पुल से गुजरने वाले वे राहगीर जिन्होंने पान चबाकर थूका या फिर गुटखा खाकर। तंबाकू खाकर थूकने वाले भी इसके गुनाहगार रहे। तो आप समझ सकते हैं कि जो खुद को कष्ट दे रहे हैं उनको पता नहीं है, वे अपने लिए मौत को आमंत्रण दे रहे हैं, मौत की सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन लोगों ने ही इस पुल को समय से पहले सेहत बिगड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। तो कोलकाता के मशहूर हावड़ा ब्रिज की सेहत का जायजा करीब 2 दशक बाद फिर लिया जाना है। इस पुल का संरक्षक श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता, इसका पूर्व में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट नाम हुआ करता था। इसके लिए नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोर्ट्स के साथ चर्चा कर रहा है, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, इसको संक्षेप में IITM भी कहते हैं। इसका एक इनक्यूबेशन सेंटर है। यह परिवहन मंत्रालय और IITM की प्रौद्योगिकी शाखा माने टेक्नोलॉजी के रूप में काम कर रहा है। एक बार काम का दायरा तय हो जाने के बाद विशेषज्ञों को जोड़ने की बात इसलिए होती है कि विशेषज्ञ इसके बारे में बताते हैं जो क्या हो नहीं हो, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो ब्रिटिश काल के पुल के लिए राइट्स मतलब पूर्व में रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस के द्वारा अंतिम प्रमुख सेहत ऑडिट 1980 के दशक के मध्य से 1990 के दशक में शुरुआत में हुआ था। मतलब 1980 से लेकर 1990 के बीच में इसकी ऑडिट शुरू हुई। ऑडिट मतलब इसको आप हेल्थ चेकअप कह सकते हैं। तो उसने जो सिफारिशें दी, उस सिफारिशों के आधार पर एक कार्य एजेंसी ने अमल किया और यह 2005 में पूरा हुआ था। अब समय आ गया है कि फिर से इस पुल की व्यापक जांच की जाए। तो SMPK के अध्यक्ष राजेंद्र रमन से बातचीत जो मीडिया के बारे में साझा भी हुई है, तो मीडिया के माध्यम से, उसमें उन्होंने कहा भी है कि यह होना टल गया था। यह उस रखरखाव वाले काम से अलग है जो बंदरगाह नियमित रूप से करता है। तो यह भी आप समझ गए होंगे कि अगर हम पान खाकर थूकने वाले, गुटखे खाकर थूकने वाले या किसी न किसी रूप में अनजाने जाने इस पुल को हानि पहुंचाने वाले इसके जिम्मेदार हैं। तो उसी के जो AMPK हैं, उसके अध्यक्ष जो हैं
उनका नाम है रतेंद्र नाथ। उन्होंने मीडिया से भी अपने विचार साझा किया। उन्होंने कहा कि आप अब इसके विशेषज्ञों से संपर्क कर सकते हैं, एक समय ऐसा भी आ सकता है जब गहन जांच आवश्यक हो। वहीं हल्दिया डॉग कॉम्प्लेक्स के डिप्टी चेयरमैन कोई मेहरा साहब हैं, उन्होंने कहा कि स्टील की संरचना में भी थोड़ी कमजोरी आती है और उन्हें यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या किसी संरचनात्मक तत्व में कमजोरी है, माने कंस्ट्रक्शन जो है उसका, उसमें कहीं कोई कमजोरी आ गई है। तो उन्हें यह पता लगाने की आवश्यकता क्या है कि किसी संरचनात्मक तत्व में कमजोरी है। हावड़ा ब्रिज छठा सबसे लंबा, मतलब लॉन्च, जिस समय लॉन्च चलता है, लॉन्च अब भी चला करता है और उसके छोटे रूप में उससे सहूलियत भी होती है। चल हावड़ा ब्रिज छठा सबसे लंबा ब्रिज था, लॉन्च के समय का तीसरा लंबा था। कैंटिलीवर पुल है, इसको कैंटिलीवर पुल कहा जाता है। हुगली नदी पर निर्मित पुल कोलकाता और हावड़ा को जोड़ता है और यह सबसे व्यस्त कैंटिलीवर पुलों में एक है। इसका इस्तेमाल 1 लाख वाहन, माने 1 लाख गाड़ियाँ इस पर रोज़ गुजरती है और 1.5 लाख पैदल यात्री रोजाना गुजरते हैं। तो मतलब समझ लीजिए कि वाहन पर कम से कम 2 लोग भी सवार होंगे, 2 क्या बसें तो गुजरती होंगी में, तो उसमें 20-20, 30-30 लोग, और महानगरों में तो ऐसे भी ठूस कर लोग जाते हैं। खैर बहरहाल इसकी संख्या अलग विषय। तो हावड़ा ब्रिज की बिगड़ती सेहत को देखते हुए भारी वाहनों को विद्यासागर सेतु, या इसको इस रूप में कहे कि दूसरी हुगली पुल पर स्थानांतरित कर दिया गया। हुगली पुल का निर्माण तभी शुरू कर दिया गया था जबकि लगा कि हावड़ा पुल की सेहत बिगड़ रही है और यह ज़्यादा वजन ढोने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। लेकिन यह एक प्रमुख संपर्क बिंदु है, मतलब हावड़ा पुल जो है उसकी भरपाई हुगली पुल, जो दूसरा हुगली पुल है, वह कतई नहीं कर सकता, जो विद्यासागर सेतु है। खास तौर पर जब हावड़ा स्टेशन की बात आती है। यही कारण है कि इस पुल के जीवन काल को बढ़ावा देना बेहद ज़रूरी है। इससे पहले आप पान के पीक और पक्षियों के दाना उसको आप बूंदे भी कह सकते हैं, माने जो शौच के रास्ते से निकलता है, तो बूंदे गिराने से हैंगर खराब पाए गए थे। वर्ष 2011 में एक निरीक्षण से पता चला था कि थूकने से हैंगर की मोटाई 6 मिलीमीटर से कम होकर 3 मिलीमीटर हो गई है। मतलब आप समझिए कि जिस तरीके से आप पान खाकर थूकते हैं या गुटखा खाते हैं, उसको थूकने से अगर इसकी उम्र इस पास से निर्मित पुल की उम्र घट गई होगी, तो आप अगर इसको अपने शरीर में ग्रहण करते होगे तो इसकी उम्र का क्या होगा। तो जब यह बात सामने आई तब हैंगरों के लिए एक फाइबर ग्लास कवर दिया गया। हर 6-7 साल में पुल पर व्यापक रूप से पेंट किया जाता है, जिससे इसे सुरक्षा की एक परत भी मिल जाती है। हर बार जब पेंट का काम किया जाता है तो पक्षियों के द्वारा गिराई गई बूंदों को भी साफ किया जाता है। आम इंसान जो इस राह पर चलते हैं, इससे गुजरते हैं, उनके द्वारा थूक को भी साफ किया जाता है। आखिरी काम जो पेंट का हुआ था वह 2015 में हुआ था और इसमें लगभग 6 महीने लगे थे। इसे पूरा करने के लिए लगभग 120 मजदूरों और पेंटरों को दैनिक आधार पर लगाया गया था। अब जो होना है उसमें अगला चरण इस साल मानसून के बाद आने वाला है और इस पर तकरीबन 2.8 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। आपको बता दें कि हावड़ा ब्रिज के अलावा एसएमपी के खिदिरपुर और गार्डन रिच को जोड़ने वाले बासकुले पुल के रखरखाव के लिए भी एक वैश्विक टेंडर जारी करने की योजना बन रही है। इस बारे में
मतलब इस बाबत, और इसको लेकर भी कह सकते हैं, संबंधित मंत्रालय को पत्र लिखा गया है। जैसे ही अनुमति मिलेगी टेंडर जारी होगा, इससे पुल का जीवन काल बढ़ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।